Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about that if we double the radius of the sphere, then what will be the changes in the electric flux related to the sphere. So we have taken a sphere of radius r, and after doubling the radius of sphere, what was the change on the electric flux? फर्स्ट स्फेयर के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फाई E1, तो सेकेंड वाले स्फेयर के लिए फाई E2 की वैल्यू कितनी थी बताइए, अगर Q चार्ज इनसाइड द स्फेयर था तो आवाज आ रही है सबको? हाँ बताइए, अगर हम स्फेयर की रेडियस को डबल कर देंगे तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट आएगा? सर कुछ भी नहीं आएगा, 2/ε0 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों हो रहा था? What was the reason? बताइए बताइए बताइए। क्योंकि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से जा रही है, सेंटर से नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जितनी स्फेयर 1 को कट कर रही है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेकेंड स्फेयर को भी कट कर रही है। And from the definition of electric flux, we know that number of electric field lines passing perpendicular to the surface. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों स्फेयर के लिए सेम होगी तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? सेकेंड, इसी का सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम साइज चेंज ना करके अगर हम शेप को चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए प्लस Q चार्ज सेंटर ऑफ स्फेयर पे है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है फाई E1। अगर इस स्फेयर को हटा करके उस चार्ज के चारों तरफ एक क्यूब रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? और उसी चार्ज के चारों तरफ क्यूब हटा करके एक कोन रख दिया जाए, ये क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज्ड सरफेस है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड सरफेस है, तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर हम साइज के अलावा शेप को चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए, लॉजिक लगाइए। इफ वी change the shape of the closed surface, then what will be the change in the electric flux related to the charge or the object? तीनों सरफेस हमारी क्लोज सरफेस है, ये स्फेयर है, ये क्यूब है, ये कौन है? सर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। अगर मैं यहां पे सिलेंडर ले लूं तो क्या हो जाएगा? एक क्लोज्ड सिलेंडर रख दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फर्क पड़ेगा? क्या सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा? एग्री कर पा रहे हैं? यस सर। अब बताइए कि ऐसा क्यों? सर क्योंकि क्लोज्ड है ना। क्लोज्ड है, वेरी गुड। क्योंकि देखिए सरफेस आपकी क्लोज्ड है तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर आएगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर आएगी, उतने की उतनी अमाउंट में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस से भी बाहर आएगी, चाहे आपका शेप कुछ भी क्यों ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। और अगर किसी शेप के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल है तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेयर से बाहर आ रही है, अगर हम स्फेयर हटा करके क्यूब रख दे तो क्यूब से भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी। अगर हम कोन रख दे तो कोन से भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी। और अगर हम सिलेंडर रख दे तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी हमारी? सेम रहेगी। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज
even if we change the size of the object or shape of the object, even though the flux related to the surface or the closed surface will remain same. Finally, phi E1 is equal to phi E2 is equal to phi E3 is equal to phi E4. Flux will remain same. Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यस सर। बड़े आगे। यस सर। पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट ना होकर के किसी क्लोज्ड सरफेस में अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. If there are multiple charges present inside the closed surface, then what will be the electric flux? बताइए, सोचिए, अगर एक चार्ज था हमारा तो हमारा आ रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एक चार्ज ना होकर के Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6, 6 charges are present inside that closed surface. तो अगर एक चार्ज की जगह 6 चार्जेस आ जाते हैं आपके सरफेस के अंदर, तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? कितना होना चाहिए? Q by epsilon naught। कितना होना चाहिए? देखिए, अगर इस टाइप का केस आता है तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि फर्स्ट वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, प्लस सेकेंड वाले के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, प्लस थर्ड वाले के कारण कितना होगा, फोर्थ वाले के कारण कितना होगा, फिफ्थ वाले और सिक्स वाले के कारण कितना होगा। हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और बाद में उन्हें क्या कर देंगे? अल्टीमेटली सम कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इफ देयर इज एनी अदर चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, इट विल नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू द प्रीवियस चार्ज, but the ultimately finally electric flux will be the addition of individual electric flux of the both charges. क्या समझ में आया? कि अगर मान लीजिए किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर Q1 चार्ज प्रेजेंट है, तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अंदर एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर दे Q2, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उतना तो रहेगा ही, प्लस इसमें और क्या हो जाएगा? सेकेंड वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ऐड हो जाएगा। तो फाई E1 था हमारा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई E2 हो जाएगा हमारा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा? फाई E इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2, जो कि इक्वल टू होगा हमारा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वल होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया Q1 प्लस Q2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि अगर किसी क्लोज सरफेस में 2 और मोर देन 2 चार्जेस होते हैं तो उसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा इस केस में? इस केस में ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कंसेप्ट? बढ़े आगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर। चलिए, अब देखिए, अभी जो हमने केस लिया था उसमें सारे के सारे चार्जेस हमने पॉजिटिव कंसीडर किए थे। अगर हमारे ग्रुप ऑफ चार्जेस में कुछ चार्जेस नेगेटिव पोलैरिटी के हो तो क्या होगा? मान लीजिए प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, प्लस Q4 है।
जो तीन चार्जेस है Q1, Q3 एंड Q4 आर हैविंग पॉजिटिव पोलैरिटी एंड द चार्ज नंबर 2 Q2 हैविंग द नेगेटिव पोलैरिटी, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कोई टेंशन नहीं लेने की, जो उनका साइन है उनको कंसीडर कर लो। Q1 क्या है हमारा? पॉजिटिव है। Q2 क्या है हमारा? नेगेटिव है। Q3 क्या है हमारा? पॉजिटिव है। Q4 क्या है हमारा? पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो चार्ज के साथ में जो उनकी पोलैरिटी है वो भी हमें क्या करनी है? कंसीडर करनी है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला की, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? If there are n charges present inside the closed surface, then phi E will be equal to plus minus Q1 plus minus Q2 plus minus Q3 plus minus Qn divided by epsilon naught। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो प्लस ले लीजिए, चार्ज आपका नेगेटिव पोलैरिटी का है तो माइनस ले लीजिए। इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा उस एल्जेब्रिक सम के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली चार्ज की पोलैरिटी देखो, मैग्नीट्यूड देखो, एडिशन कर दो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो आपके पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है इसमें? किसी को कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे, चलिए। तो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जिसका फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ R from infinite charged linearly charged wire। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज दे रखा है, चार्ज्ड वायर दे रखा है, एक वायर है जो कि बहुत ज्यादा लंबा है। अब यहां पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। एक हमारे पास क्या है? वायर है जो कि काफी ज्यादा लेंथ का है। वो क्या है हमारा? लीनियरली चार्ज्ड है, मतलब इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियरली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर से आर डिस्टेंस पे, इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस वायर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब यहां पे ये जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस वायर और उस पॉइंट के बीच में R है, उस R डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो लेंथ ऑफ द वायर है वो बहुत ज्यादा है। इस R लेंथ के रेस्पेक्ट में लेंथ ऑफ द वायर जो है वो बहुत ज्यादा है। कैसे समझेंगे? वही एग्जांपल जो हम पहले भी ले चुके हैं कि एक चीटी के लिए डी मार्ट जो है वो इनफाइनाइट लेंथ है, बट हमारे लिए डी मार्ट जो है वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर आपको कहे कि डी मार्ट जाना है तो आप इजीली 10-15 मिनट में जा सकते हैं, इवन बाय वॉकिंग स्कूल से। लेकिन एक चीटी को कहा जाए कि आपको डी मार्ट जाना है, तो उस चीटी के लिए वो जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट है। उस चीटी को वहां तक पहुंचने में कई सारे दिन लग जाएंगे, और वैसे ही चीटियों की उम्र काफी कम होती है। तो चीज समझ रहे हैं आप? तो इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में
इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लेंथ ऑफ द वायर जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या कहा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो ये है हमारा अल्टीमेटली टास्क कि एक वायर है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, जिसपे क्यू चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे आर डिस्टेंस पे हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो आज का लेक्चर का टाइम हो चुका है और अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ के आइएगा, सोचिएगा किस तरह से गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इसे सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब प्रेजेंट रहिएगा।